एक आदमी की मौत के बाद वो अचानक एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है। चारों ओर केवल असीम गंदा पानी है और केवल उसकी खड़ी जगह पर एक पत्थर का स्तंभ है। नरक का दूत उस आदमी को डर और निराशा का एहसास कराना चाहता है। दीवारों पर असंतुष्ट आत्माएं रेंग रही हैं और वो सीधे अथाह गहराई में गिर जाता है। पानी में मौजूद आत्माएं तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ने लगती हैं। आखिर उसने क्या गलत किया था जो उसे इतनी अमानवीय यातना सहनी पड़ रही है। समय 7 साल पहले लौटता है। उस समय चोई एक सच्चे अर्थों में जीवन के विजेता थे। ग्रेजुएशन से पहले ही उन्हें एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिल गया था और उनकी गर्लफ्रेंड कॉलेज की मशहूर अमीर और खूबसूरत लड़की थी। इंटरव्यू के रास्ते में एक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अचानक उनके पास गिरता है। वो व्यक्ति अपनी आखिरी सांसों में चोई के कपड़े जोर से पकड़ लेता है। इस डरावने दृश्य के कारण उनका इंटरव्यू खराब हो जाता है और वो मुश्किल से मिला काम का अवसर गवा देते हैं। उनका शानदार जीवन इस तरह पूरी तरह बदल जाता है। बड़े एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए चोई को मजबूरी में छोटे मोटे काम करके गुजारा चलाना पड़ता है। इस तरह वो 7 साल तक मेहनत मशक्कत में बिता देते हैं। इस दौरान उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भेजे और आखिरकार इस दिन उन्हें फिर से उसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का निमंत्रण मिलता है। पूरा इंटरव्यू उन्हें खुद बहुत अच्छा लगता है। इंटरव्यू रूम से बाहर आते ही चोई को एक दोस्त का फोन आता है। सबका पैसा संभालने वाला निवेश मैनेजर भाग गया है। वो बेहद परेशान होकर उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन काफी देर आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आता। चोई एक टूटकर जोर जोर से रोने लगते हैं। 7 साल की मेहनत की बचत एक पल में गायब हो गई है। उनकी सुंदर और जवान गर्लफ्रेंड के पास कई अच्छे प्रेमी होने के बावजूद उसने चोई को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उल्टे खुद पैसे देकर उनके घर का घर चलाने में मदद की। चोई अब और उसकी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए वो खुद ही ब्रेकअप का प्रस्ताव रखते हैं। अपना ख्याल रखना कहकर आंसू बहाते हुए वो वहां से चले जाते हैं। अनजाने में आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगती है। उदास और टूटे हुए चोई जब अपने किराए के कमरे पर लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका सारा सामान मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया है। कारण वो लंबे समय से किराया नहीं दे रहे थे। कंप्यूटर और महत्वपूर्ण दस्तावेज सब खराब हो चुके हैं। अब चोई के पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा है। अगले दिन सुबह सवेरे उन्हें कंपनी से इंटरव्यू में असफल होने का सूचना पत्र मिलता है। चोई को लगता है कि ये दुनिया नर्क से भी ज्यादा क्रूर है। जीवित रहने में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। दिल से निकला एक आखिरी संदेश छोड़कर चोई एक सीधे छत से कूद जाते हैं, लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो एक प्राइवेट जेट में मौजूद है और उनकी शक्ल भी एक अजनबी जैसी हो गई है। पता नहीं कब से उनके बगल में एक महिला बैठी है। वो चोई के उस आखिरी संदेश को दोहराती है और फिर उसकी पुतलियां लाल हो जाती हैं। चोई जब समझ पाते हैं तब तक वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। पता चलता है कि वो महिला दुनिया की एकमात्र नरक दूत है। उसका मानना है कि वो आखिरी संदेश उसके लिए एक अपमान है। चोई को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए नरक दूत उन्हें 12 ऐसे जीवन जीने को देती है जो मृत्यु के कगार पर है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र का अनुभव कराकर देखेंगे कि क्या वो अब भी मौत को अंत जैसी बकवास कहने की हिम्मत करता है, क्योंकि अब चोई के लिए मौत केवल पीड़ा की शुरुआत है। ये कहकर नरक दूत गायब हो जाती है। चोई जिस जहाज में है वो तुरंत बिजली और तूफान के घेरे में आ जाता है। क्या ये शरीर इतनी जल्दी दुर्घटनाग्रस्त होकर खत्म हो जाएगा? वो सारे सुरक्षा उपकरण पहन लेते हैं, शायद किसी तरह बच जाएं, लेकिन अगले ही पल जहाज बिजली के क्षेत्र को पार करके बादल रहित आसमान में पहुंच जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट के कहने पर चोई थोड़े शर्मिंदा होकर सीट बेल्ट खोलते हैं। अब उनके पास इस जहाज को देखने का मन है। शानदार कपड़े, नामी घड़ियां, सब कुछ मौजूद है। अचानक एक उड़ता हुआ क्रिस्टल आता है और चोई के दिमाग में कुछ यादें आ जाती हैं। पता चलता है कि इस शरीर का असली मालिक उसी बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा है जहां उनका इंटरव्यू हुआ था, जो बचपन से ही शाही ठाट में रहता आया है। चोई को लगता है कि ऐसा जीवन तो अच्छा है। जैसे ही वो इसका आनंद लेने की तैयारी करते हैं, जहाज के इंजन में अचानक धमाका होता है। जोरदार हलचल के बाद जहाज के शरीर में एक बड़ा छेद हो जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट बाहर उड़ जाती है। चोई एक सीट बेल्ट की बदौलत बस बचे रहते हैं। आग तेजी से पूरे जहाज में फैल जाती है और वो इस तरह जलकर मर जाते हैं। अगले ही पल चोई एक अजीब इमारत में दिखाई देते हैं। सामने एक डरावना दरवाजा है, पता नहीं कहाँ जाता है। मेज पर रखी गोलियां अब केवल 11 रह गई हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक जीवन खर्च कर दिया है। चोई को उस उड़ने वाले क्रिस्टल के बारे में जिज्ञासा होती है। नर्क दूत बताती है कि वो मेमोरी क्रिस्टल है। उसे स्वीकार करने पर उस शरीर के मालिक की यादें और क्षमताएं मिल जाती हैं। चोई को कुछ ऐतराज है, क्या हर जीवन में मरना ही तय है? दूत बताती है कि हर मुसीबत में एक रास्ता होता है। अगर तुम किसी तरह जीवित रह गए तो असली मालिक की जगह खुद आगे का जीवन जी सकते हो। अगर लगातार 12 बार मर गए तो चोई को 18वें नर्क में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। ये कहकर वो उन्हें उस डरावने दरवाजे से ले जाती है। पता चलता है कि यही किंवदंती वाला नर्क है। चोई का चेहरा डर से विकृत हो जाता है। वो यहाँ हमेशा नहीं रहना चाहते। वापस उसी कमरे स्टेशन में आकर चोई जमीन पर गिरकर फूट कर रोने लगते हैं। नर्क दूत ध्यान ना देकर उन्हें याद दिलाती है कि दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और पिस्तौल का ट्रिगर दबा देती है। अगले ही पल चोई एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आधा किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और उनके पास पैराशूट भी नहीं है। खैर, जल्द ही कुछ पेशेवर स्काई डाइवर आकर उन्हें स्थिर कर देते हैं। इसी बीच एक मेमोरी क्रिस्टल तेजी से आता है और चोई को शरीर की यादें और क्षमताएं मिल जाती हैं। असली मालिक एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्रेमी है
और आज का चैलेंज है बिना पैराशूट के ऊंचाई से फ्री फॉल करके नीचे जमीन पर लगे सुरक्षा जाल में सही से गिरना। चोई एक को जल्द ही सुरक्षा जाल का पता चल जाता है और उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाता है। मीडिया हो या आयोजक सब लाइव फुटेज को देख रहे हैं। जैसे ही सब चमत्कार देखने वाले होते हैं, फ्री फॉल असफल हो जाता है। दर्शक स्क्रीन के सामने स्तब्ध रह जाते हैं। जब आदमी होश में आता है तो वो फिर से नर्क के दरवाजे वाले कमरे में है। अपनी पीड़ादायक गर्दन को सहलाते हुए वो शिकायत करता है कि वो तो सीधे हवा में पैदा हुआ था, मरने से बचना असंभव था। नर्कदूत दयालुता से याद दिलाती है, फिर सोचो उस स्थिति में क्या हो सकता था अगर तुमने किसी स्काई डाइवर का पैराशूट छीन लिया होता। चोई एक चुप हो जाते हैं। ऐसा करने पर तो वो स्काई डाइवर मर जाता। नर्कदूत व्यंग्यात्मक रूप से हंसती है और उन्हें याद दिलाती है कि तीसरा अनुभव शुरू हो रहा है। एक गोली चलती है। इस बार चोई एक छोटे कद के हाई स्कूल छात्र के रूप में पैदा होते हैं। बगल में कोई उनके पिछले जन्म में मौत का वीडियो देख रहा है। वो रोकने जाते हैं, तभी मेमोरी क्रिस्टल आ जाता है। इस शरीर का मालिक भी चोई एक की तरह ही सिंगल पेरेंट परिवार से है। उसकी माँ की नजरों में वो एक अच्छा बच्चा है, लेकिन अंदर से वो स्कूल जाने से बहुत डरता है क्योंकि वो अक्सर स्कूल के गुंडों द्वारा प्रताड़ित होता है। उसे लगता है कि स्कूल तो राक्षसों से भरा नर्क है। उसने आत्महत्या पत्र भी लिख लिया है और मरने का फैसला कर लिया है। पीछे की कहानी जानकर चोई एक को लगता है कि अगर गुंडे की समस्या हल कर दी जाए तो मौत से बचा जा सकता है। इसलिए वो जवाबी हमला करने का फैसला करते हैं। दशकों से मिली लड़ाई की कला से कुछ हाई स्कूल छात्रों से निपटना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन तभी एक सफेद कपड़े वाला लड़का बीच में आ जाता है। लगता है उसने मार्शल आर्ट सीख रखी है और वो चोई एक को बुरी तरह पीट देता है। तब चोई एक को एहसास होता है कि ये शरीर बहुत दुबला पतला है, ताकत से समस्या हल नहीं होगी। स्कूल के बाद चोई एक को फिर गुंडे जिम में ले जाकर पीटते हैं। इसी दौरान चोई एक देखते हैं कि गुंडों का सरदार और सफेद कपड़े वाला लड़का आपस में सहमत नहीं लगते। इसलिए वो ब्रेक के दौरान अकेले सफेद कपड़े वाले लड़के से मिलते हैं और जानबूझकर पूछते हैं, तुम तो ज्यादा ताकतवर हो, फिर उस कायर और धौंस जमाने वाले बेकार आदमी को लीडर क्यों मानते हो? ये बात उस लड़के के दिल में उतर जाती है। असल में उसे भी गुंडे सरदार से चिढ़ थी, लेकिन उसका एक सीनियर बड़ा भाई सपोर्टर है, इसलिए वो चुप रहता था। चोई एक को एक आइडिया आता है। वो सफेद कपड़े वाले लड़के से केवल इतना चाहते हैं कि वो उनकी और गुंडे सरदार की लड़ाई में दखल ना दे। जब अगले दिन चोई एक स्कूल कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं तो गुंडा सरदार फिर परेशान करने आता है। चोई एक सीधे नूडल्स का कटोरा उसके सिर पर उंडेल देते हैं। इस बार सफेद कपड़े वाला लड़का मदद तो दूर कुछ मजाकिया बातें करके सबको हंसा देता है। गुंडा सरदार का चेहरा नहीं बचता और वो अपने सीनियर सपोर्टर के पास मदद मांगने जाता है। लेकिन जब वो अपने गुर्गों के साथ धमकाते हुए चोइक के पास पहुंचता है तो देखता है कि चोइक तो एक दुबला पतला लड़का है। इतने बड़े गिरोह का ऐसे छोटे से लड़के से पाला पड़ने पर सीनियर सपोर्टर को अपमान महसूस होता है और वो तुरंत गुंडे सरदार से अपना नाता तोड़ लेता है, क्योंकि कोई भी ऐसे बेकार साथी को नहीं चाहता। ये सब चोइक की गणना में था। आखिरकार उनका जीवनानुभव कहीं ज्यादा है। कुछ स्कूली बच्चों को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कभी दबंग रहा गुंडा सरदार एक पल में सबकी नजरों में बेकार बनकर रह गया। उसकी क्रश भी किसी और के साथ चली गई। अब प्रताड़ना से मुक्त चोइक खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी पता चलता है कि गुस्साया गुंडा सरदार ने घर जाते वक्त ईंट से चोइक पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस तरह चोइक की पिटाई करके हत्या कर दी गई। स्टेशन पर वापस आकर चोइक नर्कदूत से सवाल करते हैं, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? इतनी छोटी बात के लिए कोई हत्या करता है? नर्कदूत जवाब देती है, तुम इंसान ऐसे ही होना। हमेशा लगता है कि तुम्हारे हाथ में चुभा कांटा दूसरे के जख्म से भी ज्यादा दर्द करता है। चोइक कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन नर्कदूत ने एक थप्पड़ मारकर उन्हें उड़ा दिया और याद दिलाया कि वो एक अपराधी हैं और आने वाली पीड़ा और भी भयानक होगी। एक गोली की आवाज के साथ चोइक को केवल अंधेरा दिखाई देता है। पता चलता है कि इस बार जिस शरीर में वो है उसे कुर्सी पर बांधकर रखा गया है। सिर से बोरा हटाते ही कुछ गुंडे उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि चीज कहाँ है। चोइक हैरान रह जाते हैं। जैसे ही सिर पर लटकता हथौड़ा गिरने वाला होता है, मेमोरी क्रिस्टल आ जाता है। पता चलता है कि ये शरीर एक फिक्सर है जो एक बड़े गिरोह का सदस्य है। अपने प्रेमी द्वारा गिरोह प्रमुख के प्रताड़ित किए जाने से नाराज होकर उसने न सिर्फ उस लड़की को भगाया, बल्कि प्रमुख के छुपाए 100 अरब नकद भी चुरा लिए। जब दोनों मिलने वाले थे तो रास्ते में ही गिरोह के लोगों ने उसे पकड़ लिया। यादें और क्षमताएं मिलते ही चोइक योद्धा बन जाते हैं। भले ही शरीर बंधा हुआ है, वो जल्द ही मौजूद छोटे मोटे गुंडों को ढेर कर देते हैं। चोइक को ये गैंगस्टर पहचान पसंद नहीं है, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा है। लेकिन फिर उन्हें चुराए गए 100 अरब नकद का ख्याल आता है। अगर ये पैसा मिल गया तो भले ही इस पहचान का उपयोग ना हो, अगले जन्म के लिए तो काम आएगा ही। इसलिए चोइक यादों के आधार पर तेजी से पैसा छुपाने की जगह की ओर बढ़ते हैं। लेकिन गिरोह प्रमुख को खबर मिल जाती है और वो काले सफेद यानी अपराधी और पुलिस दोनों तरह के लोगों को चोइक को ढूंढने और मारने के लिए लगा देता है। चाहे आप कितने भी कुशल क्यों ना हो, इतनी बड़ी ताकत के सामने कितनी देर टिक पाएंगे? क्या इस बार वो पैसा हासिल कर पाएंगे? जवाब जानने के लिए कृपया जुड़े रहिए, अगले भाग में मिलते हैं।